हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में एजुकेशन है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराने जा रहे हैं। और ये रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट एसओ एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए होगी जिनके ऑफलाइन पेपर दिसंबर में होने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके 90% चांस होते हैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले। तो क्लासेस हमारी ये फर्स्ट है, देख सकते हैं आज से हम क्लासेस स्टार्ट करें। टोटल हमारी 15 क्लासेस आएगी, आपको कंटिन्यू क्लासेस देखनी होगी जिसमें आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि क्वेश्चन सभी सेम है, इसी का आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा है जो भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विभिन्नता की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों की जो व्याख्या करनी है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, भारतीय समाज में बहुलता एवं विभिन्नता का अर्थ बताइए। तो आपको पता है किसी भी चीज़ की आप व्याख्या करेंगे तो उसका अर्थ उसी के अकॉर्डिंग लिख ही देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम हुआ। इसके बाद देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में असमंजसता एवं प्रतिभावना होने के मुद्दे के साथ जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग, जाति, सांस्कृतिक विभिन्नता को बताइए। तो ये सब के बारे में बताना, तो ये इसी के व्याख्या के अंदर ही सब आते हैं। इसी में ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में विभिन्नता के कारण का वर्णन कीजिए। जो इसके कारण में क्या बताना है, तो आपको जो ये पॉइंट लिखे इसी के अंदर एक्सप्लेन करना है, यही है इसके कारण। तो मेन क्वेश्चन जो आपका बनेगा, जैसे कि व्याख्या करनी है, इनके अकॉर्डिंग आपको पूरा कुछ लिखना होगा, तो आपका क्वेश्चन आ जाता है इसी के अंदर। अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन की जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और आंसर ना लिख पाए। ठीक है, तो आपको समझ में होना चाहिए कि किस टाइप से पेपर में आ सकता है। तो हमने क्वेश्चन बता दिए, चलिए अब आंसर की देखते हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना होगा किस टाइप से पेपर में। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने के लिए देखिए, भारतीय संदर्भ में बहुलवाद का अर्थ आपको अर्थ बताना होगा कि इसका क्या है। सरल शब्दों में यह भी कहा सकते हैं कि जैसे विभिन्नता विश्वासों के लोग अपनी मान्यताओं को भंग किए बिना एक ही समाज में शक्तिपूर्वक रहते हैं। पुरातन समय से भारत सांस्कृतिक बहुलवाद की अनेक भाषा, धर्म, जनजाति, प्रजाति और जातियों व उपजातियों का घर है। तो यहाँ क्या है, जो बहुलवाद, इसका मतलब है कि जो भारत अपना देश है ना, उसमें बहुत से लोग रहते हैं जो इसका अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग भाषा के लोग होते हैं। जैसे बंगाली हो गए, गुजरात हो गए, गुजराती हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सभी अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग धर्मों का प्रयोग करते हैं ना, अलग अलग जाति से होते हैं ना, तो वही सब ये घर है। तो ये बहुलवाद देश कहलाता है। अपना भारत के सभी देश, जो बाहर के देश के लोग भी आके हमारे भारत में रह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया इसका अर्थ में आपको क्या लिखना है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपको व्याख्या करने के अकॉर्डिंग आएगा, तो इस टाइप से आएगा। देखिए भारतीय संदर्भ में बहुलवाद, तो इसी टाइप से लिखना है। बहुलवाद इस तथ्य को स्वीकार करना है कि विभिन्न शक्ति समूहों को विचार के स्वतंत्र और खुले बाजार में मौजूद रहना चाहिए, जिससे समाज को संचालित करने के लिए नीति और नियमों को पैदा किया जा सके। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि सभी जो खुले बाजार होते हैं स्वतंत्र रूप से सभी अपने को चला सकते हैं, जो बाजार में जा सकते हैं, अपने नीति जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग पैदा किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी का भला हो। यह समाज का वह स्वरूप है जिसमें अल्पसंख्यक बिना किसी प्रतिबंध अपनी स्वतंत्रता सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखते हैं। मतलब कि किसी पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जाए, सभी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, सभी अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है भारतीय समाज में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, धार्मिक बहुलवाद का अस्तित्व धर्म की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। मतलब कि जो धर्म के नाम पर, कि जिसे धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो, और यह तब है जब एक निश्चित क्षेत्र के विभिन्न धर्म, पूजा और सार्वजनिक अभिव्यक्ति का सम्मान अधिकार रखते हैं। तो ये कब मिल सकता है कि जो सभी व्यक्ति न, सभी को सम्मान अधिकार दिया जाए, सार्वजनिक अभिव्यक्ति का सम्मान अधिकार दिया जाए, कि जो सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, किसी के साथ भी धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आगे देखते हैं, इसी का पॉइंट है, धर्म की स्वतंत्रता तब कमजोर होती है जब एक धर्म को अधिक और विशेषाधिकार दिए जाए पर दूसरे धर्म को उससे वंचित कर दिया जाए।
तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि एक धर्म को बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं और सेकंड वाले धर्म को कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में भेदभाव उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये गलत बात है। धर्म की स्वतंत्रता साम्यवादी देशों में ही नहीं होती, वही राज्य धार्मिक विश्वास की संवैधानिक अभिव्यक्ति को प्रतिबंध या निवेश कर देता है। व्यक्तिगत धर्म को सताया भी जाता है। कुछ माध्यम पूर्वी देशों में है जहां वे एक निश्चित धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ये भी पता है कि कुछ धर्म में ऐसा होता है कि जो भेदभाव किया जाता है, सभी को समान अधिकार नहीं जाता, और जो पूर्वी देश है वहाँ पर एक ही धर्म का पालन किया जाता है और सभी धर्मों को नहीं माना जाता। तो इससे ये होता है कि संघर्ष उत्पन्न होगा, साम्यवादी देशों में लड़ाई झगड़े होंगे। राज्य का जो कर्तव्य क्या बनता है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए और सभी को समान अधिकार दिया जाए। तो इसके आगे हम देखते हैं, बहुलवाद को अगर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते तो प्रतिबंध को तोड़ भी देते हैं। मतलब कि कोई भी आपका नियम है, कोई भी नियंत्रित कानून बनाते हैं, प्रतिबंध लगाता है, अगर वो पालन नहीं किया जाता उसको तोड़ के नया कानून भी बनाया जा सकता है। इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट आता है, पश्चिमी धारणा में धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से पृथक करने का प्रचलन है। पश्चिम देशों में धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग करने और लोगों के धार्मिक मुद्दों में राज्य की दखल को सीमित करने की एक कार्य प्रणाली है। तो मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पश्चिम देश की जो धर्मनिरपेक्षता है उसके अंदर आपको जो भी आपके मुद्दे होते हैं, आपकी समस्या होती है, उसको धार्मिक के अकॉर्डिंग राज्य दखल सीमित करता है। उसमें एक कल्याणकारी प्रणाली के अकॉर्डिंग कार्य करता है कि आपके मुद्दे क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसको हल करने का प्रयास करता है। कौन? तो राज्य द्वारा। ठीक है। इसके बाद इसका देखिए 4 पॉइंट है, भारत धर्मनिरपेक्षता का अपना स्वयं का फैसला रखता है। तो जो भारत देश है धर्मनिरपेक्षता का स्वयं का फैसला, मतलब वो खुद का अपना सरकार चलाता है, खुद फैसले लेता है। बहुलवादी समाज और लोगों के विश्वास को ध्यान में रखते हुए गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धर्मनिरपेक्षता के अपने स्मरण के साथ निगत हुए, जिसका अर्थ था कि सभी धर्मों की समानता। इस प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्षता इसकी बहुलवादी विभिन्नताओं का परिणाम है और यह भारत को बहुत वर्षों में संचालित कर रहा है और ऐसा करना जारी है। मतलब ये इसमें ये बताया जा रहा है कि जो गांधी जी चाहते थे कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए, और जो भारत है इस देश इसको मान्यता दे रहा है, वो बहुलवादी देश बना जा रहा है कि सभी धर्मों को अपना रहा है और सभी धर्मों का सम्मान पालन कर रहा है, उसे सम्मान संचालित कर रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो बहुलतावाद के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, तो यहाँ फाइनली खत्म। इसके बाद आपके पेपर में आ सकता है कि भारतीय संदर्भ में विभिन्नता, कि ये तो बहुलतावाद हो गया। इसमें आपको यही लिखना है कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है, रह सकता है, अपने खान पीन कर सकता है, ये सब आप लिख सकते हैं बहुलतावाद में। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट में आपका आंसर बनेगा विभिन्नता, मतलब कि जो भारत देश में विभिन्नता क्या देखने को मिलती है, जाति के नाम पर भी मिल जाएगी, लिंग के नाम पर ये सब मिल जाती है विभिन्नता, खान पान के नाम पर मिल जाती है, पहनावे के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, ये सब विभिन्नता है। तो इसको अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो देखते हैं आंसर। विभिन्नता का आश्रय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानता से है। विभिन्नता की अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं, जिसका अर्थ यह समझ लेना कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं पाई जाने वाली अनुपम होता है तथा अपने व्यक्तित्व भेदों को मान्यता देनी चाहिए। तो मतलब विभिन्नता मतलब कि सभी व्यक्तियों में असमानता होती है, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। एक वहीं डॉक्टर हो सकता है तो एक वहीं भिखारी भी हो सकता है, एक वकील हो सकता है, तो सभी में असमानताएं देखने को मिल रही है ना। सभी अपनी जो योग्यता है ना उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है, उसको उनकी जो की विभिन्नताएं होती हैं, उनकी जो योग्यता होती है, व्यक्तित्व होते हैं, उनके भेदों के अकॉर्डिंग उनको मान्यता दी जानी चाहिए। ये भेद प्रजाति, सजाति, लिंग, जेंडर, लैंगिक अभिविश्वासनीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, वायु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास व वैचारिक जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। तो इनकी जो ये भेद कैसे हो सकते हैं, तो आपको पहला पता चला जाति के नाम पर हो सकते हैं, लिंग के नाम पर हो सकते हैं, जो सामाजिक आर्थिक आपकी स्थिति है उसको अकॉर्डिंग हो सकते हैं, आपके वायु उम्र के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जो आपकी शारीरिक क्षमता मतलब आपके शरीर में कितना काम करने की योग्यता है, धार्मिक विश्वास के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो ये सब इसके आधार होते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि जो विभिन्नता के पहलू क्या है। इसके आगे देखते हैं, विभिन्नता के अध्ययन से अभिप्राय, इन भेदों का सुरक्षा
सुरक्षित, सकारात्मक एवं पोषक वातावरण के रूप में है। यह एक दूसरे को समझना तथा सरल सहिष्णुता से विभिन्नता को बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ाने से संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विभिन्नता के होते हुए अपना तथा स्वायत्त बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि देखो, सभी में विभिन्नता पाई जाती है, सभी को पता है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, वातावरण के अकॉर्डिंग उनको एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए, सहिष्णुता विभिन्नता को बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अगर एक दूसरे के नीचे निकालोगे, कमियां निकालोगे, तो ये देश जो बना नहीं रहेगा, कोई भी देश सफल नहीं रह सकता। तो सब अपनी विभिन्नता के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इसका आगे देखते हैं। विभिन्नता की अवधारणा के संदर्भ में ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका एवं भारत जैसे बहुलवादी एवं बहुसांस्कृतिक देश में इसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो जो विभिन्नता क्या है, मतलब जो जैसे कि आपको भारत पता चला, अमेरिका, इन दोनों देशों में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आप नहीं दे सकते कि इसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एवं एक संगठन से दूसरे संगठन तथा एक लेखक से दूसरे लेखक के लिए भिन्न हो सकती है, और ये सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ संगठनों में विभिन्नता प्रजाति, जेंडर, धर्म तथा विकलांगता एवं कठोरता के केंद्रित होती है। तो कुछ में संगठन होते हैं, उसमें आपको पता है जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जो विकलांग लोग होते हैं उनके नाम पर विभिन्नता देखने को मिलती है। जबकि अन्य संगठनों में विभिन्नता की अवधारणा का विस्तार लैंगिक, अविश्वसनीय, शरीर की छवि, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति आदि के रूप में हो सकता है। और कुछ जो संगठन होते हैं उसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जाति के नाम पर हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, आपकी स्थिति कैसे, गरीब है, अमीर है, इसके अनुसार होता है, आपके शरीर की छवि कैसी है, आप अच्छे शरीर से दिखते हैं नहीं दिखते हैं, उसको अकॉर्डिंग ये हो सकता है। ठीक है। विभिन्नता में अनेक मानवीय लक्षण जैसे प्रजाति, वायु, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय उत्पत्ति, धर्म, सजाति, लैंगिक, अविश्वसनीय आदि सम्मिलित होते हैं। तो विभिन्नता में ये सब पॉइंट आते हैं कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति में विभिन्नता देखी जा सकती है, जाति के नाम पर, वायु के नाम पर, और नस्ल के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो ये सभी उनके विश्वास के नाम पर कि कितना उनके अंदर विश्वास है, तो इन सब के नाम पर विभिन्नता हम देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अब इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके कारण देखिए, विभिन्नता के कारण कि मतलब क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। इसके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विभिन्नता के कारण बताइए, या विभिन्नता के आयाम बताइए, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए, भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी ये सभी एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज में विभिन्नता का प्रमुख कारण है। जैसे मतलब कि आपको पता है, जो भारत देश है वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और वहाँ निवास करते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो भारतीय समाज में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो उनके कारण बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जातीय कारण, मतलब कि जाति के नाम पर जो कारण उत्पन्न होते हैं, भेदभाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विभिन्नता में भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह विभिन्नता प्रकृति या बाह्य कारणों से नहीं, वरना हिंदू संस्कृति की ही देन है। यद्यपि अलगाव और सामाजिक जीवन के विभाजन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको कोई सामाजिक कारण नहीं है। यहाँ देखिए, कोई यहाँ पर आपको बताया कि जो भारतीय समाज है ना, उसकी संस्कृति और उसकी जो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है विभिन्नता। ठीक है। और ये विभिन्नता प्राकृतिक कारण की वजह से या बाहर के कारण की वजह से नहीं है, ये हिंदू संस्कृति की देन है। मतलब कि जो आपकी हिंदू संस्कृति, उसके अकॉर्डिंग जाति के नाम पर विभिन्नता देखी जाती है। जैसे कोई मुस्लिम होता है, कोई ईसाई होता है, कोई बंगाली होता है, कोई नेपाली होता है, तो ये सब क्या होते हैं, अलगाववाद होते हैं। ये सब के जो दृष्टि जाति अलग होती है, और ये सामाजिक जीवन का विभाजन की दृष्टि से देखा जाता है। भारतवर्ष में करीबन 3000 से भी ऊपर जातियाँ और उप प्रजातियाँ है। तो भारत में कितनी 3000 से भी ऊपर की जाति मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति इस समाज के भीतर से हुई है, परंतु सामाजिक सम्मिलित की दृष्टि से जातिगत विभिन्नता ने भारतीय समाज में बड़ा अलगाव पैदा किया है। विवाह, अछूत जाति प्रतीक, भक्ति, दूसरी जातियों के प्रति ऊंचा नीचा की भावना और उससे उत्पन्न हिंसा आदि कारण ही भारतीय समाज में विभिन्नता पाई जाती है। तो आपको समझ में आया, 3000 से ऊपर जातियाँ पाई जाती है इसमें, और इसका मेन मकसद यही है कि इन जातियों का कि एक दूसरे से हिंसा पैदा करना, हिंसा भावना कह सकते हैं आप, कि एक दूसरे जाति से नीचा समझना, तो अपनी जाति को ऊंचा समझना, तो उसे गरीब समझना, तो हमको
जो अमीर समझना, ये सब हिंसा की भावना उत्पन्न करती है, जो एक दूसरे से अलग करने का कारण बनती है, और जो विभिन्नता का कारण यही है। सेकंड पॉइंट है सजातीय कारण। ना जातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि आधार पर अपने को दूसरों के पृथक समझता है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों को एक समूह को नवजातीय संज्ञा प्रदान की जाती है। मतलब इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को अलग समझने का प्रयास करता है, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जो अपनी भाषा, मनोजन, पद्धति के आधार पर उसे अलग समझने का प्रयास करता है, और इनको इन संज्ञा दी जाती है ना जातीय की। ठीक है। सम्मान, इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक नाजातीय समूह होता है। मतलब कि जो सम्मान, इतिहास में आप देखा जाए कि वो प्रजाति होते हैं, वेशभूषा, खान पान के अकॉर्डिंग भी उनमें अंतर देखने को मिलता है, जिसकी अनुभूति उस समय एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अभिव्यक्ति करने वाले समूह भी सजातीय समूह कहा जा सकता है। मतलब कि समान जाति के, जैसे राजनीतिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, इन सब की अभिव्यक्ति करने वाले को भी सहजातीय कहा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखिए, थर्ड पॉइंट है आपको भाषा का कारण बताना है। भाषा कारण, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का शायद सबसे शक्तिशाली माध्यम है। प्राकृतिक अलगाववाद के कारण इस देश में प्राय प्रत्येक 10 मील पर भाषा और बोली में अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती है। वैसे भारतीय संविधान में केवल 18 भाषाओं का ही उल्लेख किया जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त भारत में और भी भाषाएं बोलियां हैं जिनका कुछ ना कुछ साहित्य है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके संविधान में कि सिर्फ 18 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और 2001 की जनगणना के अनुसार कितने 1652 भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना, कुछ साहित्य में इसका रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वैसे तो अधिकांश भाषाएं लिपि रहित है, परंतु कुछ की लिपियां भी है और समृद्ध भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश और समाज में भाषागत विभिन्नता भी बहुल है। समाज की सभी भाषाओं को 3 परिवारों में रखा गया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी भाषा है जिसका हमें ज्ञात नहीं है। हम उसे कुछ ही भाषाओं में सीमित करके मान सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी है जिसको हमें कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। तो ये भी एक विभिन्नता का कारण बनती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है 4 भौगोलिक कारण। तो इसमें देखते हैं आपको क्या बताना है। भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों में, उपखंडों में विभक्त है तथा उत्तर देश से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आपको पता है जो उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ये हजारों किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। यह संपूर्ण भूभाग 3 भागों में विभाजित है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान और दक्षिणी पठानी भाग। सभी खंडों और उपखंडों के वासियों की भाषा, रहन सहन, तौर तरीके, वेशभूषा, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन अलग अलग है। इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्म, खान पान आदि इत्यादि में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो मतलब कि जो पशु से लेके, खान पीन से लेके, जो खेती से लेकर सभी कुछ में विभिन्नताएं देखी जाती है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातीय कारण। भारत की विशालता को देखते हुए इसे एक छोटा सा महाद्वीपीय कहना ठीक होगा। कभी कभी भारत को विभिन्न जातियों प्रजातियों का अजाया घर भी कहा दिया जाता है। तो आपको यहाँ प्रजातीय कारण भी हो सकता है कि अलग अलग देश में फैले हुए हैं, इसे छोटा सा महाद्वीप कहना ही ठीक होगा, क्योंकि एक सिमट कर रह जाता है भारत देश, देखा जाए तो ज़्यादा मतलब फैला हुआ नहीं है। तो आपको फाइनली गाइस क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी आएगी उसमें सेकंड क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको, और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।